नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज रात 10 बजे के शो पर। और हमारे साथ फिर से हमारे खुसूसी मेहमान तारिक फतेह साहब, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ जयपुर डायलॉग। कैसे आप सवाल है साहब, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे जो अमेरिका के इतने दानिश्वर लोग हैं और तरह तरह के इनके पास थिंक टैंक्स हैं, पता नहीं कौन से टैंक्स हैं, थिंक तो नहीं करते हैं, बाकी हर टैंक फिश टैंक्स हैं ये एक्चुअली। अच्छा, फिश टैंक्स हैं। हाँ, ये फिश टैंक्स में ये जहां भी ये स्ट्रेटजी तो बड़ी लंबी चौड़ी बनाते हैं कि हम यहाँ रिजीम चेंज करेंगे, वहां रिजीम चेंज करेंगे। आजकल तो ये इंडिया में भी रिजीम चेंज करने की बात है। और जहां भी जाते हैं वहां पर जीपीएल लीग खेल के चले जाते हैं। हाँ, वो आते हैं एनएफएल खेलने। जी जी जी, हाँ, ये जरा जरा इसको तफसील से समझाएं हमें। देखिए, पूरा अमेरिका जो है ना, उससे कोई खेल खेला नहीं जाता है जिसके अंदर जरा लेंथ हो। क्रिकेट तो छोड़ दें, आप सॉकर भी नहीं खेल सकते। ये हर 2 लम्हों के बाद टुकड़ा करते हैं और उसके अंदर कोई कुछ लड़कियों को छोटे छोटे स्कर्ट्स में फैला के वो चेयर लेडी, जो आपके यहाँ भी कुछ शुरू हो गया। अरे साहब, वो गरबा कर रहे थे उस दिन, तो गुजराती गरबा कर रहे थे फिलाडेल्फिया में। अरे वो करें, गरबा वरबा करें, लेकिन ये जो है आपका चेयर लीडर पार्ट, ये अमेरिका समझता है कि हर प्लेटून एक्टिविटी के बाद एक चेयर लीडर आएगा। अब चेयर लीडर तो मिलती हैं वहां, कॉलेजों से रिक्रूट होती हैं। अगर यहाँ आ भी गई तो शलवार कमीज पहने हुए चेयर लीडर को ये क्या करेंगे। वहां मिल भी जाती है अफगानिस्तान में तो उनको बुर्का। वियतनाम में जो थी वो गन फाइटर थी वियटकॉन्ग की। तो इनकी जो उम्मीदें बनी हुई हैं कि दुनिया में क्या होती है जंग, वो एनएफएल की तरह ये जीपीएल करते हैं। जीपीएल का मतलब अब मैं टीवी पे तो नहीं बता सकता आपको, वो तो पर सब हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत हिकमत वाली है, वो सब समझती है। हाँ, तो जीपीएल सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल, तो आप फरमाएं। जीपीएल उनकी हो जाती है। फिर वो चले जाते हैं एनएफएल के पीछे और बास्केटबॉल खेलते। देखिए, वहां होता है किराए का टट्टू जो खेलता है। वो जिस जमाने में रोमन गार्ड्स नहीं पकड़ लेते किराए के लेके, उनको लड़वाया जाता था कि भाई एक दूसरे को मार दो। यहाँ पे भी हायर्ड लोग होते हैं, उन प्रोटेस्ट भी करते हैं नील डाउन करके। अब सोचिए, आपका मसला है, आप जुलूस नहीं निकाले, आप कुछ नहीं करें, अब नील डाउन कर दें। घुटने पे बैठ के 25 आदमी यूं सोच रहे हैं। बाकी लोग जो हैं ग्रेटा के पीछे चले हुए। वो जो कश्ती वाली है लड़की, ओ यू डिस्ट्रॉयड दिस वर्ल्ड, यानी इनका कुछ नहीं रखा, ना कोई ये आगे का सोच रहे ना पीछे का। ये पूरा आप जेएफके के बाद समझिए, जॉनसन वॉनसन को थोड़ा बहुत पता था, उसके बाद इंतहाई डफर किस्म के लोग दोनों साइड से उभरते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन टाइप के लोग, या अपनी वो जो थी हवाई वाली, क्या नाम है उनका, ये कभी आ ही नहीं सकते सियासत में। इनको चाहिए खिलाते हुए वो, जैसे उसकी आज की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। Sometimes I'm black, sometimes I'm Hindu, sometimes I'm just American. इडली बट आई ईट। तो ये पूरी कौम जो है इडली पे पट जाने वाली। आप सोचिए कि 1 लाख आदमी जाता है ट्रंप के उसके अंदर, बाहर निकलता है 10 आदमी से पूछे कि आप प्रोटेस्ट करेंगे पाकिस्तान पे। ये मैं इंडियन एनआरआई की बात कर रहा हूँ, वो भी उसी में गल गए, हाथ में रोटी मुंह में पान लेके। कोई कुछ करने वाला नहीं है। सबकी उम्मीद है कि हम सीईओ बन जाएं किसी तरह। उसमें वो एमबीए की तरफ पड़े में, उनको ना पता अमेरिका है कहाँ, अफगानिस्तान कहाँ है, कोई नक्शे पे बता नहीं सकता है। आपने कोई किसी को देखा अपना कोई अमेरिकन अपना देसी अफगानिस्तान में लड़ रहा हो? उसको तो पता है, वो तो पहले ही निकल जाता है पतली गली से, क्या भैया ये किस चक्कर में डाल रहे हो। मैं जूते खा के फिर निकल गए और ऐसे भागे कि मेरे ख्याल अफगानिस्तान से कोई भी नहीं ऐसे भागा। हमें रोकना नहीं, हम नहीं रुकेंगे, धमकी दे रहे हैं, अगर हमें जाने से रोका तो हम रुक जाएंगे। फिर क्या करोगे तुम्हें? पान खाना तो आया नहीं 10-20 साल के अंदर। हाँ, बताइए, ना नस्वार खाई, ना पान खाए, ना सलाजीत खाए, कुछ नहीं देखा। और अफीम भी नहीं खाई। कुछ देखिए, अब
अफगानिस्तान जाके पहाड़ों के अंदर साला जितना आप खाइए, तो आप क्या दिल्ली में आके वो जो टीवी कंप्यूटर पार्ट्स का जी वो मोहल्ला है जहाँ बिकती हैं, वहां बैठे होते ना साला जी बेचने वाले, अरे ये वहां कुछ नहीं लेके गए वहां से। जो हिप्पीज आते थे वो कम से कम चर्च तो लेके जाते थे ना काबुल से। उनको पता था 1960s में काबुल में रुके, चर्च दबा के रखी, फौरन उनका प्लान होता था कि ये काबुल से इंडिया का बॉर्डर तक कैसे पहुंचना है। बीच में जो पाकिस्तान का रास्ता था ना, पाक एकदम चोर चक्कों का जो इलाका था, उसमें वो जुफ करके निकल जाते थे। तो काबुल जो एक सिविलाइज शहर था, सिविलाइज इसलिए कि आप समझिए कि दुनिया का हर आदमी आता था वहां, कि सड़क हैं, nobody is objecting to anyone, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी बेगम बताती गए हुए कि हर स्कूल की बच्ची यूनिफॉर्म में होती थी, सर पे फूल लगा होता था। उन्होंने कहा ये कैसे हो रहा है, ये इतने सुलझे हुए कहाँ से, इनकी ऐसी तैसी करनी। उन्होंने जाओ लग के ला के करती, बेड़ा गर्क हो गया। और पाकिस्तान अब वहां से डुगडुगी का मैच बजा रहा है, और अमेरिका जो है, अमेरिका को पाकिस्तान वो डुगडुगी का नाच पे कर रहा। इट इज यानी आप एक क्रेडिट देंगे पाकिस्तानियों को जिसको चाहे बेवकूफ बना देते। आपको हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया हुआ, आप भी लगे लाइन ऑफ कंट्रोल ये, अरे भैया एक चपाट लगाओ साले ठीक हो जाएंगे। वो नहीं, ऐसे तो हमने कभी किया ही नहीं है, आपको पता है। हमने तो कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, उठाया, हम हिंदुस्तानी हैं। हमने हाथ नहीं उठाया तुम्हें खुद की इन्होंने तारीख नहीं पढ़ी है। अगर ये पढ़ लेते आपके वो काराकोटा जो हमारे आप ललितादित्य बप्पा रावल वगैरह के, वो तो ईरान तक अरबों को भगा के आए थे, ईरान के आगे तक। सर मेरे कल आपके जी टीवी पे किसी मोतबिर किस्म के मौलाना साहब, और दाढ़ी थी उनकी, मूंछ थी? नहीं दाढ़ी नहीं थी, लेकिन चेहरा ऐसा गंदा था कि उस पर लगता था दाढ़ी है। वो देख के वो कह रहे आवा भैया आप कहां से आ गए हिंदुस्तान में। अबे मैंने कहा साला सारा सिंधु सब कुछ तो सिंध में है, तू चलिए बिहार से आके लेक्चर दे रहा है कि सिंधु क्या है। अबे वहां पैदा हुए, पंजाब में पैदा हुए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा हम नहीं है, बीवी भी गुजराती है। अब हम नहीं हिंदुस्तानी में तो और साहब गुजराती का तो पहला हक है इस वक्त। हाँ वो तो चल रहा है सर। आप सोचिए, सुन्नी मैं हूं, बीवी शिया है, वो गुजराती है, मैं पंजाबी हूँ। पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लिया आपने, कुछ बचा ही नहीं। अब हमको कह रहे हैं कि आप कहां से आ गए हिंदुस्तान के बारे बोलने के लिए। अबे हम नहीं बोलेंगे, उर्दू बुलवा लो, गुजराती, पंजाबी और सिंधी। आपको ठेठ पंजाबी में दो चार बतानी थी तब मैं दे देता हूँ। पाकिस्तानियों को तो आमतौर पर पंजाबी में देते, क्योंकि उनसे उर्दू, आपने पाकिस्तानियों की उर्दू सुनी कभी? हम जो हैं पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, खुदा की कसम उर्दू जबान बजाते खुदकशी करने के लिए तैयार आ जाती है। 16वीं सदी से निकलती, बाप रे बाप, ये किन के हाथ पड़ गई मैं। तो उसका भी हक है कि उसे कुछ सही तरीके से बात करे। नहीं, पंजाब में उर्दू मैं नहीं बोलूंगा, वो मुस्तकिल बोल रहे हैं उर्दू। तो साहब अब आ जाए एक बार हमारे वापस अमेरिका बहादुर पे। हाँ, अमेरिका बहादुर। ये अमेरिका बहादुर जो है 20 साल से आप भी समझा रहे हैं, बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा है कि पेड़ की डाले छांट के कुछ नहीं होगा, जड़ पे तो जाओ। और उनको जड़ न तब दिख रही थी ना, आज दिख रही है। ये कैसे थिंक टैंक हैं आपके, ये हमारे यहाँ इतने सारे टैंक बने हुए तरह तरह के। जिस फौज में हर फौजी भर्ती होते के साथ ही काउंटर लगा देता है कि कब मैं इससे निकलूंगा, कि वेटरन अफेयर से मेरा ताल्लुक हो जाए, उसको लड़ने से कोई नहीं। अमेरिका में ना कोई सियासतदान अमेरिका का फ्यूचर देख रहा है, और ना कोई फौजी जनरल कोई भी डिफेंस की देख रहा। हर शख्स ये जो लेजिटिमाइज कर दिया है कि तुम तवाइफ बन के रहोगे, तुम्हारा अव्वल फर्ज है कि तुम पैसे कमाओ कितने, और किस सोसाइटी और किस कॉरपोरेशन में जाके सीईओ या उसके कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर फिट हो एज अ कंसल्टेंट। ये तमाम जो आर्म्स प्रोडक्शन, जिसको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहा था प्रेसिडेंट आइजनहावर ने,
एंड ही वॉर्न 50s में, ही वॉर्न कि अगर ये देखा नहीं आपने ये क्या कर रहे हैं फैक्ट्री वाले कॉरपोरेशन, यू विल पे अ हेवी प्राइस। उन्होंने हर सेनेट और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी आर्मामेंट फैक्ट्री फिट की है जहां से उसके इंटरेस्ट ही कांग्रेस में जाते हैं। अगर नहीं जाते तो फिर हिजाबियों के नहीं जा रहे। वो जो मिनेसोटा से हैं आंटी जिन्होंने भाई से शादी की थी, इल्हान, ओह माय गुडनेस, वो उसको बस चले अमेरिका का तो उसको परमानेंट फर्स्ट लेडी बना दिया जाए, उसका स्टैचू खड़ा करेंगे इब्राहिम लिंकन की तरह, कदमों में गिरे हुए उसके। उनका मिनेसोटा का जो वो है अटॉर्नी जनरल, वो छुप के वार कर रहा है, उसका किसी को पता नहीं कि वो भी जमात इस्लामी का। तो आप जब हथियार डाल देंगे, और हमारे यहाँ कनाडा शरीफ का सुन लीजिए, 3 लाख डॉलर हमारी ओंटारियो की गवर्नमेंट ने मुस्लिम ब्रदरहुड की एफिलिएट को तोहफे में दिया कि आपके साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं हम, तो हम जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, आप इससे अपने आप को, बच्चों को ट्रेन करें कि ये जुल्म कैसे बर्दाश्त करें। अबे वो बेवकूफ बना रहा है, तू बेवकूफ बन रहा। इससे ज्यादा तो मतलब जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते थे कि वो बेवकूफ बन जाते थे, कोई भी मुसलमान आ जाता था तकलीफ लेके, कहते थे कि हम तो रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के, तुम कहां से आ गए ये हिंदू कहां से आ गए इस मुल्क में। वो हिसाब यहां हो गया कि वो लोग जो कहते हैं कनाडा इज एन इविल कंट्री, वी नीड टू डिस्ट्रॉय वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उनको पैसे देती है ये सिविलाइजेशन। तो क्या करेंगे। अब मैं कल देख रहा था, ब्लड लाइन है, ये ऐसी कोई सीरीज है, CIA और FBI और उसमें जंग व जदल और बड़ा टेंशन है। उसके अंदर न्यूयॉर्क के ऊपर एटॉमिक हमला हो रहा है, बचाने वाली खातून ने क्या पहना है? हिजाब। पीछे कौन? अच्छा सुनिए, ये सुने भाई, पीछे उसके कौन खड़ा हुआ? सरदार। मौलाना तो नहीं है कोई? नहीं, सरदार था। बाबा बैलेंस रखना चाहिए ना कुछ। पाकिस्तान कुछ ऐसा हो ना जो अमेरिका सरकार को बचाने के लिए बैठे हुए हैं बेचारे, तड़प रहे हैं कि किसी तरह यहाँ खालिस्तान पाकिस्तान बन जाए, दोनों जप्फी पा के एक दूसरे को मर जाए। आपकी पार्लियामेंट्स के अंदर ग्रुप बैठा, आपका एक ओरेगॉन का कांग्रेसमैन है, अपना नॉन मुस्लिम देसी पंजाबी स्पीकिंग, वो पाकिस्तान की लॉबी में बैठता है। वो कांग्रेस में जा रो खन्ना, ऐसे खन्ना है वो, अपना वो पता कौन सा खन्ना, रो शर्म आदमी उसको ऐसी दावतें खाता है मुसलमानों की। ये बिरयानी बटरियां वहां पे जाके दुम्बे, अब तो यही दावतें खाता है, दीन की दावत तो नहीं ले ली उसने अभी तक। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, बड़ी आसानी से होता है, बस उसे पता चलेगा जब निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा ये 1 वे टिकट है, वो कौन सा गाना था, 1 वे टिकट 1 वे। वो खन्ना जब बंद होगा उसे वो आपकी तस्लीमा नजरी नहीं बचा सकेगी, बता रहा हूं मैं। अच्छा साहब, लेटेस्ट वो आपने उज्बेकिस्तान के ग्रेट फिलोसोफर जहीरुद्दीन बाबर का सुना ना आपने? पाकिस्तान कुछ इमरान खान साहब उनकी शान में कुछ कसीदे पढ़ के आए, मैंने सुना। कसीदे सर फिल्म बना रहे हैं। हमें कैसे मारा, हमारी बेटियों को कैसे उठा के पाक कर दिया। वाह क्या अंदाज था जनाब। जहीरुद्दीन बाबर आया, पश्तून स्पीकिंग मुसलमानों को उसने कहा तुम्हारे मजा नहीं आ रहा, ये बेटियां दे दो हमें। उन्होंने कहा और हिंदू का क्या होगा? बोले वो तो हम ले ही लेंगे, आप भी तो देना कुछ। अच्छा ऐसा करो बेटा भी दे दो। भाई बहन साथ रहे ना दोनों के मजे। आपको अंदाजा नहीं है कि बाबर्स हिस्ट्री इन व्हाट इज टुडे द फ्रंटियर प्रोविंस पख्तूनख्वा जो है, इट वाज 100% मुस्लिम एरिया वेयर ही प्लंडर्ड इट। और ये लोग जाके उज्बेकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि सर एक बार फिर भी भेज दीजिए ना किसी को। आपने बाबर भेजा, बाबर की फिल्म बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि
उसमें सबसे मैं बताता हूँ उसमें क्या दिखाएंगे। उसका जो क्लाइमैक्स होगा वो ये होगा कि साहब बाबर आया और उसने लड़कियों को पाक किया, लड़कों को पाक किया, वो सब करते कराते पहुंचा और फिर उसने राम मंदिर तोड़ा। हाँ, अरे असल ये उसका क्लाइमैक्स होगा। क्लाइमैक्स होगा। फिर वो हाथ में तलवार लेके भागेगा काबुल की तरफ, और वो साथ वाले से कहेगा यार ये कितने गंदे लोग हैं, मैं क्यों आया यहाँ। मैंने सर आप लोधी को मारने आए थे। अबे लोधी तो भाग गया वहां से। आज तक लोधी रोड है आपकी, कौन सी सड़क क्या? अरे साहब लोधी रोड क्या, हमारे यहाँ लोधी बाबर रोड मार्ग, भी है, हुमायूं रोड भी है, अकबर रोड भी है, ऐसी क्या लेकिन बात है। लोधी जैसा पाक साहब। शाहजहां रोड भी है और क्या बोलते हैं वो तुगलक रोड भी है। बताइए। सबसे बदमाश तो फिरोज तुगलक था। अरे बाप रे बाप, क्या बात थी, उसकी हीरो आदमी था। कितनी यूनिवर्सिटी, नहीं वो खिलजी था जिसने यूनिवर्सिटियां जलाई थी। जावेद अख्तर के बड़े नहीं अच्छे दोस्त थे वो। वो दूसरा खिलजी, वो बख्तियार खिलजी था। वो लेकिन तो जावेद अख्तर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बख्तियार खिलजी, हाँ, उन्होंने कहा ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन थी जनाब उनकी। अरे खिलजी। वो कंफ्यूज हो गए दिखते हैं, बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में कोई 70-80 साल का अरे फासला है। जाने के वजन तो एक ही पड़ रहा है। वो खिलजी यूनिवर्सिटी वाले खिलजी की बात कर रहे थे कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी जबरदस्त थी। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन पे ही वो है अरे कि सर क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको तो असमियों ने मार मार के भगा दिया था। सर वो ये आसामी ये बात जो है, ये जब ये आए थे आपके ये मामलों के क्या बोलते हैं स्लेव। हाँ हाँ हाँ, हमारी हाँ, नसीब में डायनेस्टी है। इनका जो ये था, इनका सिपह सलार था वो बख्तियार, वो वहां से चला। और उस वक्त इधर कोई बुद्धिस्ट हुआ करते थे, तो वो जो थे जरा पीसफुल ज्यादा थे, तो बड़ी आसानी से बगैर किसी रेजिस्टेंस के सब तोड़ता तोड़ता बंगाल पहुंच गया। तो बंगाल के बाद फिर वो पहुंचा असम की तरफ चला, तो असम में वहां पर मार खाई, तो फिर वो चीन की तरफ या तिब्बत की तरफ चला, फिर वहां मार खाई, मार खा के वहीं मर गया वो। अच्छा। तो वो अलाउद्दीन तो बहुत बाद में हुआ, उसके 70-80 साल के बाद। जाने दे सर, कोई और पूछे ये मतलब लेकिन था उसी से ताल्लुक, क्योंकि वो अलाउद्दीन खिलजी पैदा हुआ था इधर बंगाल में। अच्छा चले, बंगाली कहते हुए शर्म आती होगी उसको, मेरा ख्याल है उसका बंगाल बांग्लादेश में कहीं कहीं कोई उसको नहीं मानता होगा। तो साहब अब हम फिर से उसी आपके इस पे आ जाए कि अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि साहब के तालिबान को, जैसे हमारे दानिश्वर लोग जो हैं वो पाकिस्तान में भी कम नहीं है, और उन्होंने अमेरिका को तो बना लिया जिसको कहते हैं, मतलब उनकी तशरीफ पर तो ये पांव रख के चढ़ गए ऊपर। लेकिन अब ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि अब तालिबान जो है वो कहीं पाकिस्तान पे कब्जा करने लगेगा। कल मैंने उनका एक सुना कि साहब कि हमारी जो डूरंड लाइन को तो वो मानने से इनकार कर दिया उन्होंने, फिर से तालिबान ने भी मना कर दिया। हाँ, वो कोई नहीं मानता उसको सिवाय मिस्टर ड्यूरंड और पाकिस्तान का जो फौज है। मसला ये है कि क्वेटा शहर के अंदर तालिबान के जुलूस निकले हैं, और तालिबान के फेवर में आपको तमाम वो जो ये छोटे मोटे एलईटी पीईटी इस टाइप के शेखड़ी मेखड़ी टाइप के जो है ना, ये बरेलवी टाइप के ग्रुप्स, ये तालिबान के अंडर अब सब आएंगे। ये वो जो जिसकी उम्मीद थी कि बरेलवी और देवबंदी एक साथ हो जाएंगे, वो ये पूरा करेंगे, मुल्ला उमर की गैंग। और आईएसआई, मजा ये आएगा जब आईएसआई को पड़ जाएंगे, क्योंकि आईएसआई की अपनी औलाद है, ये मेड इन रावलपिंडी है भाई। कोई तो पे करता होगा ट्रक का, बारूद का, गोलियों का, पिस्तौलों का, ये ऐसे चर्च बेच, ये एक फ्रॉड बनाया कि अरे भाई चर्च बेच के आप टैंक बना लेंगे। भैया इतना एक्सचेंज रेट ठीक नहीं चल रहा है। एक पुड़िया चर्च की दी और एक टैंक ले आए, ऐसे नहीं होता है। वो अमेरिका दे देता है। कैसे भागा अमेरिका साहब, ये तो कमाल कर दिया कि चाबियां ले गया, 5,000 जीपों और बसों की चाबियां लेके उनको खाली छोड़ के गया है अमेरिका। यू डिडंट हियर अबाउट दैट? वो गवर्नमेंट करे ना भाई, क्या करें इसकी, बोलो चाबियां ले गया आपकी माँ। अरे साहब चाबियां बनाने में तो एक्सपर्ट है हमारे लोग, बना लेंगे, इसमें क्या खास बात है। अरे सर वहां तक दिल्ली तक ट्रक लानी पड़ेगी। ये अफगानिस्तान में ऐसा नहीं होता कि चाबी बनाए, ट्रक चोरी कर लेता आदमी।
अरे चांदनी चौक की चोर बाजार से लेके जाए ना, कहाँ दिक्कत है। हाँ वो तो आपका वहां से जाएगा ना ब्रेन ड्रेन इंडिया से। हाँ वो जाए, सारे के सारे हमारे जो बैठे हुए हैं ना, पान खाते हुए हुजूर आधा बरस आधा बरस, हाँ, लखनऊ की टेक्नोलॉजी अप्लाई होगी वहां काबुल में, सारे ट्रक चल पड़ेंगे फिर। दिस इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन पाकिस्तान स्पेस। और ये जो समझ इनको नहीं समझ में आता कि ये पश्तून नेशनलिज्म जो है पीटीएम की, या ये जो अपने जवान जो जेलों में अरेस्ट किए हुए पाकिस्तान ने, दिस इज फार डिफरेंट and more aggressive than the peaceful attitude that गफार खान और his son और अवामी नेशनल पार्टी ने अडॉप्ट की थी, सुरपोशों की के हम वायलेंस में नहीं बिलीव करते। वो पीटीएम ने और उनके जो लोग मारे गए हैं पाकिस्तान फौज के हाथों, दिस विल नॉट गो अवे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि ये अली वजीर कराची आ रहे थे ट्रेन से, इनको रोक दिया गया। 24 घंटे तक लोग इनका कोई एटलीस्ट 1 मिलियन पश्तून इन कराची की इस वक्त सबसे बड़ी आबादी पश्तून है। लोग अब ये जो लखनऊ वाले ये सब खत्म हो गए, ये अपने एमक्यूएम बना बनू के कोई मेडागास्कर कोई साउथ अफ्रीका इधर उधर चले गए, कुछ तो कहते हैं हम कराची के मेयर थे और ये सब। बट इट इज those people stayed there for 24 hours, did not leave till he arrived there. उन्होंने जो रात काटी सेल फोन की लाइटों से, not a single person left till he had spoken. You are dealing with people who are serious in politics. ये वो पंजाबियों का नहीं होता कि यार देखो की हो रहा है, असी साइड ते बदलिए, कौन जीत रहा है यार, उधर टीम चलेगा, सिद्धू किथे है, इस टाइप की पंजाबी सियासत तो ये होती है ना, कप्तान कितने सिद्धू कितने। ये पश्तून है और बलोच है, इनको अभी तक आईएसआई को समझ में नहीं आया, यू कांट बेंड देम, यू कांट टर्न देम। अभी तक कोई एग्जाइल्ड बलोच लीडर वापस पाकिस्तान आके इनके हाथ में नहीं आया। इन्होंने सब ट्राई कर लिया है। द पीपल इन द हिल्स आर फाइटिंग नाउ 70 years, 2 जनरेशन हो गई। आपने एक आजाद मुल्क को कब्जा किया हुआ है। बलूचिस्तान वाज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑन August 11, नॉट ऑन August 14। सबसे पहले खलात स्टेट बिकेम इंडिपेंडेंट, देन पाकिस्तान एंड द नेक्स्ट डे इंडिया। सॉवरेनिटी की जो डेट्स है, आपने उनके मुल्क में इन्वेट कर दिया जब आपकी कश्मीर में लश्कर की पिटाई हुई। यू जस्ट वेंट इन एंड टुक इट ओवर। इनकी एम्बेसी थी कराची में बलूचिस्तान की, एंड किसी टेक्स्ट बुक में, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, खैर इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं बलूचिस्तान है कहाँ। सिंध का नहीं पता, बलूचिस्तान का क्या पता होगा, कोई बताता ही नहीं है। आपके सारे एजुकेशन मिनिस्टर तो सारे आपके पाकिस्तानी थे, अबुल कलाम आजाद से लेके वो अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, वो यूनिवर्सिटियां चलाते थे। वो पैदा भी सऊदी अरेबिया में थे। हाँ, मक्का में। कलकत्ता की एक स्पीच है सर, आप उनका नाम था फिरोज बख्त। सर लेकिन उनकी स्पीच पढ़िए, वो क्या कह रहे हैं 1921 में। मैंने किताब में लिखी अपनी। अच्छा, वो स्पीच। दिस मैन was totally, he was worse than मोहम्मद अली जिन्ना, and he became, उनका फर्क ये था कि भाई मियां हिंदुओं का अंदर रह के मारे या बाहर रह के मारे। उन्होंने कहा I would like to kill them from the outside, और ये जो थे हजूर अंदर बैठ के इनको कीड़ा लगा दूंगा मैं। ये फर्क था दोनों में। बाकी के सही है, तो उम्मत के सबसे बड़े सिपहसालार थे वो। तो कहते थे कि साहब कि अगर तुर्की में किसी के पैर में कांटा लग जाए तो अगर हिंदुस्तानी के दिल में वो नहीं चुभे तो फिर उम्मत बेकार है। क्या बात की है। वो अपने टीवी सीरियल चला के पूरे इंडिया के मुसलमान को बेवकूफ बना रहा है। 2000 एपिसोड, अरे बाप मेरे, माफ कर दे भैया। पाकिस्तानियों ने तो अपनी परेड में जो नए वो पाकिस्तान डे परेड जिसे कहते हैं, उसमें उस टीवी ड्रामे का कार्टून कैरेक्टर जो था उससे लीड करवाई। ऐसी जहालत, अर्दगान, पता नहीं क्या क्या है। शहजादियां देख देख के पाकिस्तानी बैठे हुए, अल्लाह हमारी ऐसी क्यों नहीं किस्मत, हैदराबाद दक्कन के नवाब क्यों तुर्क से लाते थे, हमको क्या हुआ।
अरे शक्लें देखो तुम, अजीब। वहां आपको टॉयलेट में नहीं घुसने देता कोई कि पाकिस्तानी आया गंदा कर देगा, आप यहाँ बैठे हुए। तो तुम्हें हमारी बड़ी इज्जत है। अरे भाई इज्जत तेरी कहीं नहीं है। जो भारत का नहीं हुआ, भारत में पैदा हुए हुए और बिट्रे करे हिंदुस्तान को और विक्ट्री साबित करे कि मैंने बाजू काटे हिंदुस्तान के, उसकी कौन रिस्पेक्ट करे? मुझसे कह रहे हैं कि आप जो हैं ट्रेटर है। अरे भैया ट्रेटर वो है जिना, या वो ये सारे जो कहते हैं कि उम्मा, हम तो उम्मा की बात ही नहीं करते, हम तो अम्मी की बात अरे करते हैं। इट्स हॉरिबल, बट इंडिया कैन नॉट एस्केप द ब्लेम कि आपने खुली छुट्टी दी हुई है। अरे साहब हम तो कह के थक गए, लेकिन हमारी तो कोई सुनता कहाँ है। क्या है, हम नखार खाने में तूती की आवाज कौन ना 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 सर, ऐसी बात ना करें। आवाज सुनी जाती है आपकी, क्योंकि फिर जब गालियां पड़ती मुझे, जब भी मैं मुझे पता चल जाता है बेतहाशा लोगों ने देखा, कम वक्त मर क्यों नहीं जाता तू, पैदा होते हुए ही सुना था हिंदू की औलाद, हिंदू की औलाद खाली। अच्छा हिंदू की औलाद तो सारे सब थे, कोई है ही नहीं मुसलमान जिसकी माँ हिंदू ना हो। माँ की बात थोड़ी कर रहे हैं, माँ के पैर के नीचे तो जन्नत होती। हम तो बाप की बात कर रहे हैं जो बाहर से आया था वैलायती। आपको पता है 600 साल, 600 साल, ये सुन ले, रिकॉर्ड में रख लें, 600 years टर्की ने अपनी जहालत पूरी अरब वर्ल्ड पे इस्टेब्लिश की है। अरब्स को आप क्रेडिट देंगे कि बहुत बड़े बड़े फिलोसफर, राइटर, एथियस्ट, बिलीवर्स, हर टाइप का आदमी उन्होंने क्रिएट किया। तुर्की ने 600 साल में एक जिल्द किताब भी नहीं लिखी है। उन्होंने तो प्रिंटिंग प्रेस मना कर दी थी ना, मना कर, नो 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 नो। उनका एक काम था कि जो उनके मशरिक में पर्शिया था, जहां सारा को कल्चर ये सब था, दे वर अटैकिंग ईरान। उनका इस्लाम से एक ऑस्ट्रिया पे जल लड़ रहे थे यूरोप में, दूसरा ईरान। ईरान मदद ले रहा था ब्रिटेन से। ये एक तो कोई पढ़ाता नहीं है ना कि वो ईरानियन एम्बेसडर्स के गले काट के सिल्वर प्लेटर में डाल के ईरान भेज दिया करते थे तुर्की, हर कोई 10-20 साल बाद। ये फिर उनका पकड़ते थे। और ये इरानियन भी जो हैं, दे आर ऑफ टर्किश डिसेंट। इतनी बर्बादी तेहरान में, ये ईरान में लेके आए, और आज तक को टर्की का कोई ऐसा वर्क ऑफ वंडर नहीं है। साथ में ग्रीस है ना, कब से सुकरात से लेके आज तक एक से एक फलसफा पैदा होता है। अभी जो लेटली प्राइम मिनिस्टर था मोटरसाइकिल वाला, वो उसने पूरी आपकी जर्मनी की बैंकिंग सिस्टम की ऐसी तैसी कर दी। आप नदी पार करें, टर्की में आए हैं, फुस खत्म। There's nothing there to contribute. वैसे तो टर्की भी तो आपके ग्रीक का ही हिस्सा था। ये तो टर्की तो अब बन गए, बेसिकली इट इज अ क्रिश्चियन एम्पायर था ना ये, बाइजेंटाइन एम्पायर। दे केम फ्रॉम टर्कमेनिस्तान। देखिए टर्की में दो टाइप के लोग इस वक्त रहते हैं। एक वो जो यूरोपियन मुस्लिम्स थे, हंगरी, ऑस्ट्रिया, बॉस्निया, इधर के, जब बैल्कन वॉर्स खत्म हुई तो ये यूरोपियन मुस्लिम नीचे आते गए, टर्की के अंदर घुसते गए। इनमें आपको थोड़ी इंटेलिजेंसिया मिल जाएगी। दूसरा है जो अनटालिया, वो सेंट्रल एशिया था। हाँ, तो दीज आर द टू एलिमेंट्स दैट लिव देयर। आप सडनली यू टर्की में आप देखेंगे, आई हैव बीन देयर, कि a person looks very Central Asian, with very Mongoloid features, as they are like Mongols, but nothing came out of them. No philosopher, no writing, no Ibn Sina, no Ibn Rushd, Khaldun, ना मैथमेटिक्स, ना कुछ भी नहीं। ये जो अरब थे, इन्होंने तो एम्ब्रेस किया इंडिया को, सारे मैथमेटिशियंस बुलवाए बगदाद में, एंड दे ओपनली, वहाँ हिंदी लास्ट नेम होता है अरब वर्ल्ड में। जो पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम देयर, मोहम्मद की अपनी लाइनें हिंदुस्तान के बारे में ऐसी हैं कि पीपल विल गेट शॉक। तो अल खवारिज़मी ने किताब लिखी थी, उसका नाम किताबुल हिंद था। हाँ, बट ये तुर्की जो है, दिस इज टुडे स्पॉन्सर ऑफ द तालिबान। तालिबान ने अब ये कहा टर्की से कि आप काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से हट जाएं।
तालिबान इज डिक्टेटिंग टू द ग्रेट रिपब्लिक ऑफ टर्की कि उसकी फौज काबुल एयरपोर्ट पे प्रोटेक्शन दे सकती है या नहीं दे सकती। टर्की ने क्या किया? ग्रेट रिपब्लिक ऑफ टर्की ने ग्रेट टर्की ऑफ रिपब्लिक तो इसी में लगा हुआ कि यार अल्लाह हमको क्यों तुर्क बनाया, हम अरब बनाते तो कितना मजा आता। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस हिंदुस्तान के मुसलमानों की है, सैयदों की, जैदियों की और नकवियों की, यही तुर्की में अरब उसको डालता। हाँ ये तो है आपसे, लेकिन हमारे एक ख्वाजा साहब है, और ख्वाजा साहब कह रहे थे कि साहब कि हमारा डीएनए तो एक है। हमने पूछ लिया कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन आरएनए का क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। डीएनए आरएनए, ये क्या वाकई पूछा आपने आरएनए का? अरे हमारे यहाँ तो बड़ा ये चल रहा है ना, वो साहब क्या हुआ कि उन्होंने बेवकूफ बनाने में तो ये लोग एक से एक हैं, तो उन्होंने हमारे आरएसएस के जो चीफ है उनको पकड़ लिया, उन्होंने कह दिया डीएनए एक, उनको पकड़ लिया, तो उनको पकड़ के उनसे कहलवा लिया डीएनए एक है, और उसके बाद फिर लेक्चर दे रहे थे। डीएनए एक है, प्रॉब्लम सुन तो लीजिए लेक्चर में क्या दे रहे थे। हाँ कि साहब कि वो जो कुछ भी कह रहे थे वो उनका खुद का कॉम्प्लेक्स था, असल में उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए वो कुछ जो है बातें हिंदुओं के बचाव में कर रहे थे। वो दिखाने वाली बात है, वो हमारी बातों से 100% वो इत्तेफाक रखते हैं। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं हमारी आदत खराब है, हमने उनकी क्लास ले ली, हमने उनका जो वो पकड़ लिया, वो इंटरव्यू जो दे रहे थे, अच्छा। उसको देख के फिर उसकी एक एक चीज की चीर फाड़ कर दी। अरे चीर फाड़ करके मैंने उनकी किताब भी मंगवा ली है, और किताब मंगवा के मैंने ये भी उसमें जो है नतीजा निकाल लिया है कि ये वही पुरानी बात कर रहे हैं बेवकूफ बनाने वाली, जो खिलाफत के टाइम पे कर रहे थे लोग बात, और जिसमें गांधी जी बेवकूफ बने थे पूरी। बिल्कुल में मारपीट करने। बिल्कुल ठीक वही तरीका। लेकिन अब क्या है कि आजकल क्या उनकी बदकिस्मती है, आजकल ये इंटरनेट जैसी बीमारियां आ गई है ना, उसकी वजह से चीजें जो है खुल जाती है तुरंत, 15 मिनट में पता चल जाता है सर, बच नहीं सकते आप ढोंग पाखंड करके। वो मुझे भी भेज दीजिए जरा, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत, वो उस पे इलेक्ट्रॉनिक पे तो है नहीं। अच्छा तो उनकी जो किताब है क्या नाम, उर्दू में तो नहीं है? उर्दू में मैं नहीं पढ़ूंगा सर। वो तीनों में है साहब, वो उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओ बाप रे बाप, ये तो फिर बिल्कुल ही मतलब पूरा प्रोजेक्ट है, आप देखिए बेवकूफ बनाने का फुल प्रोजेक्ट है। मुझे ऑफलाइन भूल गए कि हम तो अनब्रेकिंग इंडिया उनके पहले ही लिख चुके हैं, जिसपे जो चीज वो लिख रहे हैं उसकी सारी की कार्ड पहले ही आ चुकी है। जो कोई भी पढ़ लेगा अनब्रेकिंग इंडिया वो समझ जाएगा कि क्या बकवास कर रहा है। नाम भी ख्वाजा है उनका, तो आप जानते हैं ख्वाजा, तो हम तो वैसे भी आजकल अशराफ, हाँ ख्वाजा तो बिल्कुल अशराफ के खिलाफ अपने मोर्चा खोल रखा है। आप तो नहीं अशराफ? नहीं मैं बिल्कुल, मैं राजपूत हूँ भैया। मैं तो 1880 तक सिंह था हमारा लास्ट नेम, मैं कहाँ से अशराफ है भाई। आप अपना नाम तारिक सिंह क्यों नहीं रख लेते हैं? था सिंह कर लेंगे, बीच में है ना तारिक एस फतेह नाम है ना। हाँ तो तारिक सिंह फतेह, ठीक है, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, वो सुबह इसमें टाइटल में ही चेंज कर देता हूँ। डाल दीजिए, खुदा की कसम बड़ा लुत्फ आया। मैं भी एक टांग पे नाचूंगा, अल्लाह हो गई कल पूरी। उसके बाद फिर आपके पास फिर वापस आ जाएंगे, दोबारा कलमा पढ़ो, पढ़ लेंगे हम, पूरा कलमा पढ़ लेंगे, फिर उसमें क्या है, उनको क्या पता चलेगा। आपको वो किसी से पूछा ना तेरा का पहाड़ा पढ़ो, तो उसने कहा सर वो ट्यून याद है, वर्ड्स याद नहीं है। हम भी ऐसे कलमा पढ़ लेंगे। हमको ट्यून पूरी याद है, ट्यून याद है सर। मैंने एक से पूछा, भाई वाकई तुम यकीन करते हो कि सूरज जो है वो कीचड़ में डूब जाता है रात को? अरे उनकी आंखें लाल हो गई साहब। और क्या उसने बाद में गाली गलोच की मेरे साथ, तलवार नहीं निकाली। मैया मैं तो जनरल नॉलेज का सवाल कर रहा हूं कि कीचड़ में डूबता है आसमान की, किधर से आ गई बात, ये कुरान में लिखा है, तो इसको ये तो कह दो कि नहीं पता था। तो आसानी के लिए मुसलमानों बेवकूफ थे शुरू में, प्रिमिटिव लोग, उनको आसान बताने के लिए कह दिया। टेंशन लेने की क्या बात है, लेकिन ये तुम आपको रोज पढ़ो कि अल्लाह
सूरज और जुल्करनैन ईस्ट पे जाता है, पता नहीं क्या क्या हिस्ट्री अब रिलीजियस बुक से मॉरल कंपास बन सकता है आपका, अब हिस्ट्री बुक तो नहीं बन सकती ना आपकी। 4 खलीफे थे, चारों मार दिया, प्रॉफिट अभी दफन नहीं हुए थे, 18 घंटे उनको दफनाया नहीं सर, गर्मी में, मई की गर्मी मदीना में, जून 10 जून, हाँ, जहां वो थे। आपने ही लिखा है, आपकी किताब में लिखा है 10 अरे सर मैं बुढ़ा भी तो हो रहा हूँ, भूल गया, 1 महीने का इधर उधर हो गया, गलती होगी साहब। वो they abandoned it, he had to be buried in his home, they didn't care, they were fighting each other कि कौन ले लीजिए, चैट में तारिक सिंह जिंदाबाद भी आने लगा। हाँ अच्छा, तारिक सिंह जिंदाबाद।